हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। साथ ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस को भी स्टडी कर चुके हैं। और आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स और हाउ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर या फिर मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर और मेटल्स, जिसमें हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, रिलैक्सेशन टाइम की और एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि किस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हम स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम कि मेटल से करंट किस तरीके से फ्लो होता है, या फिर कहें कंडक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो होता है उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है। तो देखिए, कोई भी मैटर है या मटेरियल है या फिर भले ही कंडक्टिंग वायर हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मटेरियल का जो इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर पर, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इन सर्टेन ऑर्बिट्स, है ना, इनर ऑर्बिट्स, उसके ऊपर हायर ऑर्बिट्स भी होती हैं। तो सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी मैटर को या मटेरियल को एनर्जी मिलती है ना, थर्मल एनर्जी मिलती है किसी भी मटेरियल को, तो उसके मॉलिक्यूल्स को मिलती है, एटम्स को मिलती है एनर्जी। तो एटम्स को जब एनर्जी मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड क्यों होते हैं वो, इन कंपैरिजन टू इनर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जो इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, बट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो जैसे ही एटम को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जो थर्मल एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है, बट एटम्स में और तो हायर ऑर्बिट से नहीं मिलती है ना, तो हायर एनर्जी में तो जाएगा। जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी तो उसके जो पाथ है वो बढ़ जाएगा, पाथ बढ़ेगा तो वो उसको लेफ्ट कर देगा, अपनी जो सर्टेन ऑर्बिट है उसको लेफ्ट करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, या फिर सरफेस को लेफ्ट कर देगा, या फिर कहें कि हम एटम को ही लेफ्ट कर देगा, एटम को छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाएगा मटेरियल में। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, या फिर कहें एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है तो किसी भी एटम से, तो एटम क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो उसके पास उतना ही पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम्स पर। तो उस पॉजिटिव एटम को हम कहते हैं, जो पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं हम उसको, और लैटिस भी हम उसको कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं किसी भी मटेरियल में एट एनी टाइम। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज रैंडम मोशन में रहते हैं, और एज ए होल अगर हम देखें तो किसी भी मटेरियल को वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, भले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलती है उनको, एनर्जी मिलेगी तो वो मोशन में आएंगे और रैंडम मोशन होगा, इसकी बात करेंगे मैं किस तरीके से होता है। तो एज ए होल मटेरियल क्या रहता है, न्यूट्रलाइज रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रहता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया है मटेरियल में, लेकिन वो मटेरियल को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, है ना। अगर वो जाएगा भी, एक इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल को छोड़ के बाहर जाएगा, उसकी सरफेस को लेफ्ट करके बाहर जाएगा, उससे निकलेगा, मतलब किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को वो मटेरियल अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस मटेरियल पर, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा वो, है ना। तो एज ए होल मटेरियल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो सिंपल सी बात, ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल्स में रहते हैं। अगर हम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में देखें तो अप्रॉक्स 10 टू पावर 28 और 10 टू पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में या किसी भी मेटल्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो चुकी है। पॉजिटिवली चार्ज जो एटम होता है, जो आयन रह जाता है, जिसको हम लैटिस कहते हैं, ये थर्मल एनर्जी की वजह से, इनको भी थर्मल एनर्जी मिलती है एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं एट देयर मीन पोजीशन, है ना। एक मीन पोजीशन के इधर उधर ये भी वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी मिलती है ना। और वो किस पर डिपेंड करता है, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करेंगे, वो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि कितना रूम टेम्परेचर है या फिर उसकी सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है, उस पर वो डिपेंड करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, रेंडम मोशन में हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं अब वो
कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगे, किसी एटम से कोलाइड करेंगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, या फिर कहें किसी एटम से कोलाइड करेंगे या मॉलिक्यूल से, कहीं ना कहीं वो कोलाइड करेंगे पूरे के पूरे मटेरियल में। तो कोलाइड करने के बाद फिर से फ्रेश स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इनको मिल ही रही है। कोलाइड करते हैं, रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा इनका कोलिजन होता रहता है इलेक्ट्रॉन से, या फिर कहें लैटिस से जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एटम से, या फिर मॉलिक्यूल से, या न्यूट्रल एटम से भी कोलिजन इनका होता रहता है। इस वजह से ये रैंडम मोशन में रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चारों तरफ ये मूव करते रहते हैं। तो किसी भी वायर के लिए अब हम समझते हैं कि उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता है एट रूम टेम्परेचर। कोई भी सिंपल नेक्ड वायर है, और सिंपल वायर की बात करें, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया जो कि एक्सटर्नली किसी से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड कंडक्टर हमने ले लिया। ये सपोज आइसोलेटेड कंडक्टर है, ना किसी बैटरी से कनेक्ट है, या ना किसी सेल से कनेक्ट है, ना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से ये कनेक्टेड है, तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर कहा जाएगा। तो अगर हम इस आइसोलेटेड कंडक्टर को देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर हम, तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेंडमली मूव करते हैं। तो इससे करंट क्यों फ्लो नहीं होता ये हम बात कर रहे थे कि आइसोलेटेड कंडक्टर है ये, है ना। आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स ये किसी से कनेक्टेड है ही नहीं। आइसोलेटेड कंडक्टर वायर, एक वायर मान लिया हमने, ये कोई भी कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा सा जूम कर लिया उसको हमने, है ना, उसको बड़ा करके उसका स्टडी कर रहे हैं हम। ओके, ये वही वायर है किसी भी बैटरी से जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हमने जूम कर दिया है। मीन सिंपल सी बात, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, किसी से भी ये कनेक्टेड है नहीं। अब इस आइसोलेटेड कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों नहीं होता, बट जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं ना, रैंडम मोशन में है, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो मोशन कर रहा है, मींस चार्ज मूवेबल है, मींस चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये हम जानते हैं। बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना, एट एनी टाइम इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, तो यहाँ इसमें करंट क्यों नहीं होता, ये सिंपल सी बात है। इसकी थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं पहले। इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर से, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी आपने तार ले लिया, वायर ले लिया, उसमें कोई भी करंट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। क्यों रहता है जीरो, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है ये, इस इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया इस तरीके से मोशन अपना, है ना, जैसे ही इसको एनर्जी मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने बताया था कितने होते हैं, 10⁻28 इन पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में, और 10⁻29 अप्रॉक्स इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर में, या फिर किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसमें भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो ये रैंडम मोशन करते हैं, कहते हैं इसको थर्मल एनर्जी या फिर थर्मल वेलोसिटी, है ना। थर्मल वेलोसिटी से ये मोशन में रहते हैं, कह सकते हैं हम इसको UT, ठीक है। अब ये यहाँ कहीं किसी दूसरे एटम या किसी भी एंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल, लैटिस, किसी से भी कोलाइड कर सकता है, कोलिजन हो सकता है इसका, फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ से टकराएगा किसी और दूसरी एंटिटीज से। एंटिटीज मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, लैटिस जिसे कहते हैं हम, या फिर कोई मॉलिक्यूल किसी से भी टकराएगा, एंटिटीज कह सकते हैं हम, एलिमेंट्री एंटिटीज इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से कोलिजन कर करके ये रैंडमली मूव करता है, और कहीं फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ टकरा के फिर इधर चला जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट किया था इसने अपना जो पाथ है वो फिर यहीं आ गया, इसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर ही आ गया, है ना। तो ये थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं रेंडमली इन ए कंडक्टर। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को अगर हम लें, यहाँ से हमने यही पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन अगर ले लिया, है ना, तो करंट कब फ्लो होता है, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, किसी भी एरिया से अगर इलेक्ट्रॉन वन साइड टू अनदर साइड, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड में इन वन डायरेक्शन ओनली, तो वहाँ पर करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट I=NE/T होता है। तो जब तक चार्ज फ्लो करेगा तभी पर सेकेंड हम उसका इलेक्ट्रिक करंट पता करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए इन वन डायरेक्शन चार्ज का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में, तो इन रैंडम मोशन तो होता ही है, तो किसी भी डायरेक्शन में कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इस तरीके से रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो किसी भी एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लें तो उससे कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं होता है। जितना चार्ज इधर जा रहा है दूसरी साइड में, इतना ही चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया, कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं किया, एट लास्ट फिर वो यहाँ भी आ सकता है ना, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा उसका। ठीक, तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नो नेट चार्ज फ्लो बिकॉज करंट इज जीरो, बिकॉज हम कह सकते हैं यहाँ पे नो नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई करंट इज जीरो। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखिए ये जो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं या जिस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड कही जाती है। वेलोसिटी तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं इनकी, है ना, तो थर्मल स्पीड कह सकते हैं हम इसकी। ठीक है, तो थर्मल स्पीड से ये रेंडमली मूव करते हैं। जब नेट चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, या फिर कहें एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज thermal speed of all electrons can be taken as zero. ओके, चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा है, नो नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड है, एवरेज थर्मल स्पीड है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दैट इज जीरो। उसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं थर्मल स्पीड को डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते रहते हैं इन रैंडम मोशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, ठीक है, कभी इधर जाए, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो सकता है। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो सभी का एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज थर्मल स्पीड देखें फॉर इलेक्ट्रॉन वन, थर्मल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन वन, थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन वन, थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन टू, एंड ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फॉर थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन nth इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या रहती है, जीरो। ठीक है, ये हमने एवरेज ले लिया, इसका हम यूज़ करेंगे अभी जब एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, वहाँ ये यूज़ होगा कि थर्मल एवरेज थर्मल स्पीड, दिस इज एवरेज थर्मल स्पीड। ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं, दैट इज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला और घूम फिर के वो टकराता हुआ बहुत जगह से कोलाइड कर आके यहीं आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है। थर्मल स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, जब तक वो फ्री पाथ पर जा रहा है, किसी दूसरे एटम से टकरा रहा है, तब तक वो जो थर्मल स्पीड होती है वो जो होती है लगभग होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विदाउट एनी कोलिजन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना मोशन और यहाँ सपोज यहाँ से स्टार्ट किया उसने अपना मोशन और यहाँ आके किसी दूसरे एटम्स या इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एलिमेंट्री एंटिटीज से उसने कोलिजन किया, तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं उसको अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी हाई होती है ये वेलोसिटी। सो दिस इज थर्मल वेलोसिटी फॉर, ठीक है, इन ए फ्री पाथ, या फिर कहें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी थर्मल स्पीड रहती है। वैसे हम बात करें फॉर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नो नेट चार्ज फ्लो होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हम लेते हैं तो एवरेज थर्मल स्पीड ले सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर ऐसे करके समझिए आप इसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो थर्मल स्पीड जो नेट थर्मल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से एक इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला, कहीं और होगा लेकिन होगा उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लेके चल सकते हैं। सो दैट इज थर्मल स्पीड इज जीरो, दैट्स वाई देयर इज नो करंट फ्लो इन ए आइसोलेटेड कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है। तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऐड करनी होगी इससे, है ना, तो हम कोई भी सेल या बैटरी कुछ भी ऐड करेंगे,
ये देखिए वायर ही है, ये समझ के चलिए कि ये एक वायर है, उसको हमने जूम कर दिया, यही वायर है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा था लेकिन हमने यहाँ इसको जूम करके देखा तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है। यहाँ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, सॉरी यहाँ कनेक्टेड होगा इससे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये भी एक वायर है, ऐसे समझ के चलिए दिस इज सेल और दिस इज कंप्लीट वायर जिसको बस हमने जूम कर दिया है, और ये फिर से वायर और यहाँ लगा देते हैं, चलिए कोई भी हमने यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक है, लाइक दिस, ओके, तो ये ग्लो करेगा। तो जो ये जो वायर है इससे जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, क्या रहता है, कौन करंट को फ्लो कराता है, वही हम देखेंगे आज, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर था, इस आइसोलेटेड कंडक्टर को एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ एक की लगा देते हैं पहले हम, अभी ओपन रखते हैं थोड़ी देर के लिए की को, ये मीन्स ये जो सर्किट है ये इनकम्प्लीट है। अभी ये अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको हम एक्सटर्नल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने इसी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे रख दिया इस आइसोलेटेड कंडक्टर को, अभी ये ऑफ है, ये ध्यान रखना, ओपन है ये की, ठीक है, ये सेल नहीं लगा हुआ, ये समझ के चलिए ये सेल नहीं लगा हुआ और ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। ये हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स हमने स्टडी किया था उसमें एक प्रॉपर्टी थी किसी भी कंडक्टर की कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को या कंडक्टिंग मेटल्स है तो उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो रहता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है उसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कंपोनेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और ये जो तरीका था अभी जो हम लगा रहे थे, देखिए यहां हमने सेल कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड, दिस इज नेगेटिव एंड। अब ये जो हमने सेल कनेक्ट किया है यहां हमने की को क्लोज कर दिया और ये सर्किट क्लोज हो गया। अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमने अप्लाई किया है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम इसे अब हटा दें तो ये अब आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं रहा क्योंकि हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया है इस आइसोलेटेड कंडक्टर को और ये वायर है, यही सोच के चलिए इस वायर को हमने जूम कर दिया, इसके अंदर का प्रोसेस देख रहे हैं, इसके अंदर का मैकेनिज्म देख रहे हैं कि किस तरीके से जो करंट है फ्लो होगा। जैसे हमने लिक्विड्स में देखा था और गैसेज में देखा था, लिक्विड्स में आयंस थे, कैटायंस एनायंस है ना, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस थे, गैसेज में भी देखा हमने इलेक्ट्रॉन्स थे, कैटायंस और एनायंस देखा था हमने, वहाँ पे किस तरीके से करंट फ्लो होता है, वीडियोस देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, कि वहाँ पे हमने देखा था करंट का कंडक्शन, करंट किस तरीके से फ्लो करता है गैसेस से और लिक्विड से, ये स्टडी कर चुके हैं। आज जो चल रहा है वो है हमारा मेटल्स वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी सेल हमने यहाँ कनेक्ट किया जिसका कोई भी ईएमएफ होगा या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्रिएट हो गया है ना, अप्लाइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो गया कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इनसाइड द कंडक्टर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, ओके। तो ये रैंडमली ये मूव कर ही रहे हैं, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इनसाइड द कंडक्टर, तो ऑलरेडी ये एक रैंडम मोशन कर रहा है ना, साथ ही इसको एक एक्सीलरेशन भी मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में अप्लाइड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात कहें तो ये पॉजिटिव एंड पर ही तो जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जहां पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उसको इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका एक एक्सीलरेशन आ जाता है उसके अंदर। तो वो एक्सीलरेशन की हम बात करें यहां पर, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही एक्सीलरेशन फील करेंगे यहाँ पर, बिकॉज सभी के सभी इसी कंडक्टिंग वायर के अंदर हैं और सभी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स कौन सा है यहाँ? इलेक्ट्रिक फोर्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई, ओके। बट यहां चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे E, तो मैग्नीट्यूड में बात करें तो ये होगी वैल्यू जो एक्सीलरेशन है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सीलरेशन के अपोजिट होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, और माइनस आ भी जाएगा वैसे भी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हम अगर बात करें तो Q इंटू ई कुछ इस तरीके से लिखेंगे। Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फिर मैग्नीट्यूड में नहीं विद साइन रखेंगे, तो साइन में चार्ज होता है माइनस ई होगा। ई जो वैल्यू होती है कि 1.6 × 10⁻⁹, तो ये होगा माइनस ई, ओके, इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन होगा और यही एक्सीलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स का होगा इनसाइड ए कंडक्टर। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर दो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, या दो स्पीड हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब उन दो स्पीड्स की बात कर लेते हैं। अभी तो हम जनरल स्टडी करके आए इसकी जस्ट, कि थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दिस इज थर्मल स्पीड की हमने बात की थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक वेलोसिटी और आ जाएगी एक्शन में, तो दो वेलोसिटीज यहां पर हो जाएंगी। फर्स्ट तो हमने बात कर ली यहां पर टू वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, टू स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 1 थर्मल स्पीड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ओके, ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। कितनी होती है? अप्रॉक्स यूटी की जो वैल्यू है, अप्रॉक्स थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ओके। एक और स्पीड आ जाएगी ड्यू टू स्पीड, फॉर इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, स्पीड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ओके। दिस इज, तो दो स्पीड हो गई यहां पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी की इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसको, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट इज इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक थर्मल स्पीड से इस डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये फ्री पाथ पर मूव किया इसने, और यहाँ इसको एक एलिमेंट्री एंटिटीज़ मिल गई, एटम या इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन या लेटिस या मॉलिक्यूल, कुछ भी मिल गया, उससे ये यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है। किस स्पीड से गया ये? यूटी, थर्मल स्पीड से या थर्मल वेलोसिटी से। जब ये सेल कनेक्ट नहीं था तब की बात करते हैं। अगर ना होता तो केवल इसके पास एक ही स्पीड होती, थर्मल स्पीड या फिर कहें थर्मल वेलोसिटी। लेकिन अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया हुआ है। थर्मल एनर्जी की वजह से तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, सपोज कर लिया हमने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी स्पीड होगी इसकी इलेक्ट्रॉन की, एक थर्मल एनर्जी की वजह से स्पीड हो गई, तो दो स्पीड हो गई इस इलेक्ट्रॉन की। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा? कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होगा। सपोज दैट कि इस बीच में ये किस तरीके से जाएगा, इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में, अगर रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है, एज्यूम कर लिया मैंने किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, इन दोनों के बीच में ही होगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज ले ली हमने, वेलोसिटीज, इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इन दोनों के बीच में से ही कहीं ना कहीं होगी, ठीक है बात। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता तो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो साथ में इस डायरेक्शन में भी जाना चाहेगा, तो इधर भी जाना चाह रहा है, इधर भी जाना चाह रहा है, तो किधर जाएगा वो, इस जो ब्लू वाला जो दिख रहा है अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी उसकी, उस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहेगा। मीन्स इस डायरेक्शन में जाने के साथ कुछ ऐसे जाएगा वो, क्योंकि इधर भी वो खिंच रहा है, इधर भी पुल हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एंड यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से। तो स्टार्ट में तो ये यहाँ जाना चाहता, सपोज इट इज एक्स, और अब आ गया ये वाई पर, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें ड्रिफ्ट कर गया इलेक्ट्रॉन एक्स टू वाई, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई, ये जो स्पीड रहती है लगभग ये डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, और जो स्पीड है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो स्पीड रही, ठीक है, इसे हम इमेजिन करके चलेंगे एक्स टू वाई। एक्स पर जाना चाहता है ये, लेकिन वाई पर पहुँच गया, ठीक है। तो इस रीजन में जो स्पीड है इसकी इलेक्ट्रॉन की, उसको कहेंगे हम ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसकी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो हम इसको वेलोसिटी की बात कह सकते हैं इसके साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी एक्स टू वाई, और ये एक्स टू वाई जो डिस्टेंस है काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है, कह सकते हैं इसको 1 mm और 0.1 mm, सभी के लिए अलग अलग हो सकती है ये वैल्यू, क्योंकि जितने टाइम ये फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन उतने टाइम ही ये डिस्टेंस बनेगी और उतने टाइम ही उसकी स्पीड रहेगी। जैसे ही ये किसी दूसरे एटम से कोलाइड कर जाएगा तो उसकी स्पीड जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये रहती है अप्रॉक्स 10⁻⁻1 मिलीमीटर पर सेकेंड, काफ़ी स्मॉल वेलोसिटी होती है कंपैरिजन टू दिस थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, बहुत कम होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ हम इसका जो मैकेनिज्म देखा हमने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना चाहता लेकिन पहुँच कहाँ गया, यहाँ इतना उसने इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ड्रिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ओके, और वो किधर जाना चाह रहा है, सपोज ड्यू टू थर्मल एनर्जी वो इधर जाना चाह रहा है, ठीक है, और इतने बीच में वो फ्री रहा, कोई इसको दूसरा एटम या दूसरी कोई एलिमेंट्री एंटिटीज नहीं मिली कोलिजन करने के लिए, और यहाँ तक वो आ गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता तब ड्यू टू थर्मल स्पीड, ठीक है, UT या VT कुछ भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये जाना चाहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 स्पीड हो गई इसकी, वही जैसे यहाँ था। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, पहुँचना तो यहाँ चाहेगा, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अगर यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ना कि यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने की बजाय वो यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसका रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डिस्प्लेसमेंट बना, ठीक है, सपोज इट इज़ A, इट इज़ Y। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने की बजाय कहाँ पहुँच गया, B पर पहुँच गया, A पर पहुँचने की बजाय B पर पहुँच गया। तो एक ही डायरेक्शन में देखिए आप, यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है वो एक्स टू वाई है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ A टू B है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बाई ए स्पीड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड है एक तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू है वो ये रहती है, ठीक है, क्लियर है बात। तो एक चीज हम यहाँ देख रहे थे कि जो थर्मल स्पीड थी, एवरेज थर्मल स्पीड क्या थी, 0, है ना, ये कैंसिल्ड हो चुकी थी, ठीक है, कैंसिल आउट हो चुकी थी, थर्मल वेलोसिटी कैंसिल हो चुकी थी, ठीक है, बिकॉज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और थर्मल स्पीड की वजह से, इस थर्मल स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में ही माना जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन स्टे एट रेस्ट, रेस्ट में कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को थर्मल स्पीड की वजह से। कैसे कि यहाँ से चला कोई इलेक्ट्रॉन, इधर गया, फिर इधर गया, कहीं से टकरा वकरा के, और लास्ट में वो यहीं आ गया, ठीक है, अपनी जगह पे ही आ गया, जहाँ से वो स्टार्ट किया उसने अपना मोशन वहीं आ गया लास्ट में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में रहता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नो नेट चार्ज फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, किसी भी इन वन डायरेक्शन कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं होता,
और एवरेज स्पीड हमने पहले भी 0 लेके चले, क्यों होती है 0? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलता ही नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टे एट रेस्ट। लेकिन जो स्पीड है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जो वेलोसिटी आ रही है वो कौन सी वेलोसिटी है, उसको कहेंगे हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इसको कहा था हमने थर्मल स्पीड या फिर थर्मल वेलोसिटी, इसको कहेंगे, मैंने ये वन डायरेक्शन में है, इसको कह रहे हैं हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हैं, डायरेक्शन देंगे तो साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स 10⁻⁻1 mm पर सेकेंड, या फिर कहें 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी होती है। और देखिए ये जो स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये 0 हो जाती है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई एक और उसको एटम मिल गया, या इलेक्ट्रॉन मिल गया, या लेटिस मिल गया, मॉलिक्यूल मिल गया, कुछ भी मिल गया इस इनसाइड ए कंडक्टर, तो ये उससे टकराएगा। यहाँ आके वो टकरा गया, यहाँ से वो फिर फ्रेश अपना मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर फ्रेश मोशन स्टार्ट करेगा, किस वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से, है ना। यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन बी पर, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नाउ इज एट बी, एट बी, यहाँ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ आ गया, ए से बी तक आ गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और साथ ही रैंडम वेलोसिटी, जो उसकी जो रैंडम मोशन है, जो थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड की वजह से, दोनों ही स्पीड की वजह से बी पर आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर एटम से या फिर पॉजिटिव लैटिस से वो कोलाइड कर गया। कोलाइड करने के बाद वो सपोज किसी रैंडम डायरेक्शन में गया, मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो जाना चाहा उसने, और यहाँ कहीं उसको एक और मिल गया टकराने के लिए, एटम या इलेक्ट्रॉन कुछ भी मिल गया उसे। ठीक है, टकराया वो यहाँ आके, फ्रेश उसने स्टार्ट किया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट बी से स्टार्ट किया, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो जाना चाहेगा। एक वेलोसिटी होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे यहाँ बात करके आए थे अभी, है ना। तो फ्रेश उसने स्टार्ट किया, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो सपोज इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ ना जाने की बजाय यहाँ जाएगा। अगर इतने पाथ वो फ्री मिलता है उसको, तो वो यहाँ ना जाने की बजाय, पहले तो वो बी से यहाँ जाना चाहता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वेलोसिटी और है इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो जाना चाहेगा, जैसे पहले जा रहा था, है ना। तो अगर ये मान लीजिए सी है और ये डी है, तो सी पर ना जाने की बजाय वो कहाँ पहुँचेगा? डी पर पहुँचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सी टू डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर से नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर ड्रिफ्ट। ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेट हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो एक्सीलरेशन है सभी इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर ये यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन इन वन डायरेक्शन, और या फिर कहें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सडनली इट बिकम्स जीरो, ये जीरो भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि देखिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, वो यहाँ पहुंचा, यहाँ उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, कुछ भी मिल गया, उससे टकरा के फिर वो थर्मल वेलोसिटी यू टी से सी पर पहुंचना चाह रहा था। ठीक है, तो उसने फ्रेश स्टार्ट किया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ए टू बी। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे बता सकते हैं, ए टू बी किस वेलोसिटी से गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, एट बी, बी पर क्या हुआ? एट बी,
हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वी डी लिख देते हैं इसको, एट बी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ वो कहीं कोलाइड कर गया तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बिकम्स जीरो, फिर जीरो हो गई। फिर वो फ्रेश स्टार्ट हुआ ड्यू टू रूम टेम्परेचर, जो वेलोसिटी है थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, उसने फ्रेश स्टार्ट किया, फिर वी डी स्टार्ट हुआ, इंक्रीजेस, फिर उसको कहीं ना कहीं कोई एटम या इलेक्ट्रॉन या कुछ भी मिलेगा, उससे टकराएगा। तो इस तरीके से थर्मल स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है और जीरो होती है, इंक्रीज होती है और जीरो होती है। तो अप्रॉक्स मान के चलते हैं, दिस इज एवरेज। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं, सभी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका जो पाथ होता है, कहीं किसी को ज़्यादा फ्री पाथ मिल गया, किसी को कम फ्री पाथ मिला। फ्री पाथ क्या है, जितने टाइम वो रिलैक्स रहता है, इसकी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, जब भी हम निकालेंगे इसका एवरेज निकालेंगे, किसका, वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे x टू y, a टू b, c टू d, ठीक है। ये डिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दो डिफरेंट पाथ पर लें, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिया हमने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, a टू b अलग है डिस्टेंस, c टू d अलग है डिस्टेंस, है ना, क्योंकि डिपेंड करेगा उसका जो भी पाथ होगा, फ्री पाथ कितना मिल रहा है उसको, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, करंट को कौन कैरी कराएगा, ये चीज अगर हम देखें तो देखिए, इलेक्ट्रॉन स्टे एट रेस्ट ड्यू टू थर्मल स्पीड, यहां से नोट कर लेते हैं, जैसे इसे तो ध्यान रखेंगे, इसे तो हटा लेते हैं यहां से अब, ओके। तो ड्यू टू थर्मल स्पीड करंट तो जीरो है, पहले भी बात कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं थर्मल स्पीड कैंसल्ड आउट, ओके, कैंसल्ड आउट, क्योंकि पहले भी जीरो था, उसके लिए वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। बात करंट कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा, देखिए चार्ज का फ्लो हो रहा है इन वन डायरेक्शन, इसीलिए थर्मल वेलोसिटी कैंसल्ड आउट, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी is responsible for current in a conductor, in any conductor, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो रही, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो करंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हम यहां कह सकते हैं बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी कंडक्टिंग वायर में। अब इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, किस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी की वजह से करंट फ्लो होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको यहां पर चार्ज का क्या मिल रहा है, मोशन मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है, फ्लो मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में। देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में, यहां से ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, साथ ही रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से एक ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है बात। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, व्हेन we applied a electric field across ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, यहां से लेके, देखिए पॉजिटिव एंड से लेके यहां तक कंडक्टर ही है, कंडक्टिंग वायर ही है, ये वायर ही समझ सकते हैं, या फिर कोई भी आप रॉड समझ लीजिए मेटल की, लेकिन वायर को ही हमने जूम करके बात कर रहे थे। व्हेन वी अप्लाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स experiences
एक्सपीरियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फोर्स से फील किया था उन्होंने, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही तो इस डायरेक्शन में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर कहें हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड हाई पोटेंशियल, या फिर कहें इन द डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल एंड, या फिर कहें इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। साथ ही क्या कर रहा है, एंड कीप मूविंग विथ थर्मल, साथ ही थर्मल स्पीड से भी तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी एक फोर्स उसने फील किया, साथ ही थर्मल स्पीड से वो मूव कर रहा है, एंड कीप मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, ठीक है। एंड और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाह रहा था और यहां पहुंचा, ये ड्रिफ्ट हुआ इतना, ये क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप उसे। एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड, ओके, फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कहें फील्ड, तो हम कह सकते हैं दिस फिनोमिनन इज drifting, okay, and its velocity, जो वेलोसिटी है जिससे ये ड्रिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है। अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, है ना, तो वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी पता करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक ड्रिफ्ट किया, तो किस वेलोसिटी से, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरे ने ए से लेके बी तक ड्रिफ्ट किया, उसने किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट किया, ठीक है। फिर सी से लेके डी तक ड्रिफ्ट किया, किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट किया। तो सभी की हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इन एक कंडक्टर। तो वही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको जो मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, फॉर मेजरिंग, नाउ फॉर मेजरिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वीडी से जनरली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट
डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज फील्ड, FEILD, ओके, दिस इज FIELD, सॉरी वही रहेगा, FIELD, ओके, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। क्लियर है बात? सो दिस इज द मेजरमेंट। अगर हम मेजर करना चाहें या फिर कहें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। सो ये भी एक डेफिनेशन है, तो दो डेफिनेशन हम यहाँ लेके चल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, एक ये डेफिनेशन है कि अगर मेजरिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेजरिंग करेंगे सभी का एक, अब जो एक्सप्रेशन होगा उसमें हमको मेजरमेंट होगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो वहाँ हम एक एवरेज वेलोसिटी लेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स की, जो सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एवरेज लेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बहुत स्मॉल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, सो हाउ कैन इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, या फिर कहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, बहुत ही कम है ये, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से करंट जो है फ्लो हो जाता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। हम यहाँ लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नोट कर लेंगे, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। अब हम यहाँ लिखते हैं, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट एज इट इज़ वेरी स्मॉल। ये चलेगा, ये इसका मेजरमेंट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट एज इट इज़ वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत स्मॉल है, अप्रॉक्स 0.1 mm पर सेकेंड के हिसाब से, थर्मल स्पीड कितनी थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से थी लगभग, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं अब, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए। देखिए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में या फिर कंडक्टर वायर में। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा अब यहाँ से हटा लेते हैं, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब केवल हम इसकी ड्रिफ्टिंग की बात करेंगे सीधे सीधे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसने ड्रिफ्ट किया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट होके यहाँ तक आ गया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी के सभी ड्रिफ्ट करते हैं, एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन ऑल टुगेदर। एक साथ सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक वन डायरेक्शन में हम ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ये जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए अब जो करंट है, हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक करंट कैसे फ्लो किया, ठीक है। बात तो इस पूरे कंडक्टिंग वायर की कर लें कि थोड़ा पार्ट हमने लिया, छोटा सा पार्ट लिया था, उसको जूम किया, उसमें देखा हमने कि यहाँ से करंट विद इन ए सेकेंड या फिर वेरी शॉर्ट टाइम करंट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे कैसे पहुँच जाता है, या फिर जहाँ से इलेक्ट्रिक हाउस होता है वहाँ से हम ऑन करते हैं, करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं, वो हमारे घरों में सीधे विद इन सेकेंड, है ना, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम कैसे आ जाता है करंट, है ना। बिकॉज क्यों आता है, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक हाउस है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक हाउस है इस पॉइंट पर, और यहाँ हमारा घर है, होम, जहाँ पे करंट पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जिस वायर के थ्रू कनेक्टेड है होम एंड इलेक्ट्रिक हाउस, वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और इन सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सारे के सारे एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने एक साथ इन वन डायरेक्शन क्या किया, ड्रिफ्ट किया। ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन एनी कंडक्टर, तो एक ही साथ वो इन वन डायरेक्शन ड्रिफ्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक आ पाया, यहाँ आ पाया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ड्रिफ्ट किया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसने भी ड्रिफ्ट किया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसने भी ड्रिफ्ट किया, यहाँ पहुँचा इन द सेम टाइम, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पहुँचा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन बाई स्मॉल अमाउंट, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं पहुँचा ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचा यहाँ, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को वो सब के सब ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना, सारे के सारे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ चार्ज पहुँच गया, ठीक है बात, सर्किट कंप्लीट हो गया, चार्ज फ्लो कर गया और जहाँ चार्ज पहुँच गया। तो यही प्रोसेस रहता है कि इन्हें वन डायरेक्शन एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो एक लार्ज इम्पल्स बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता तो कोई भी इम्पल्स नहीं बनता, है ना, एक धक्का मिलता है सभी इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में एक साथ इस तरह से, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, तो ये लार्ज इम्पल्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एक लार्ज इम्पल्स ट्रांसफर होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक साथ धक्का दे रहे हैं उस वायर में, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया, करंट ने इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या है, ए लार्ज इंपल्स, तो हम कह सकते हैं यहां पे अ लार्ज इंपल्स is transferred from one place to another place by drifting of electrons. ओके, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ड्रिफ्ट करते हैं तो एक लार्ज इंपल्स होता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है, और वही जो इंपल्स है, वही एक जो पुश है, वही एक जो धक्का है, यही क्या करता है, एनर्जी को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। और इनके बीच में हम जो भी यूज कर लेते हैं, मान लीजिए फैन, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने यूज कर लिया, तो इंपल्स जो है वो विद इन ए सेकेंड ट्रांसफर हुआ, और उस इंपल्स की एनर्जी ही हमको हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में मिलती है, उसी की वजह से करंट का जो है फ्लो हो पाता है, ठीक है बात। तो केवल इंपल्स ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस इंपल्स के ट्रांसफर होने से ही चार्ज का फ्लो होता है। अब धीरे धीरे करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पहुंचा, फिर इसने कहीं ना कहीं रैंडम मोशन किया होगा, कुछ भी किया होगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन विद इन ए सेकेंड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो विद द स्पीड ऑफ लाइट अप्लाइड हो जाता है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई हो गया, सर्किट तो कंप्लीट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है ना, प्रकाश की जो चाल होती है, उससे उसी के लगभग हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, विद इन ए सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ड्रिफ्ट कर करके, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट और जो इम्पल्स है, धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया इस पॉइंट से और यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको टाइम लगता है, लेकिन जो ड्रिफ्ट है वो धीरे धीरे करके होता है, यहाँ से इस तरीके से ड्रिफ्ट करके धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज फ्लो होता है आगे। बट सर्टेन टाइम, इंस्टेंट टाइम में बात करें हम, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता, केवल उसका इंपल्स पहुंचता है। इस इलेक्ट्रॉन ने इसको ड्रिफ्ट किया, आगे वाला ड्रिफ्ट हुआ, फिर और आगे वाला ड्रिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो भी ड्रिफ्ट किया। ये बिल्कुल इस तरीके से आप इसे समझिए कि किसी भी पाइप में वाटर फ्लो होता है, देखिए कैसे, लाइक दिस। अगर मान लीजिए ये एक वाटर पाइप है ना, और इसमें
वाटर भरा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी है लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा, वाटर पूरा भरा हुआ है इस पाइप में, कैसे भी करके हमने मान लिया कि इसमें कंप्लीटली भरा हुआ है वाटर, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा वो। जैसे ही हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई भी सोर्स लगाया वाटर का और यहाँ से हमने वाटर अप्लाई किया, ठीक है, वाटर यहाँ से जैसे ही अप्लाई होगा वैसे ही हमको यहाँ से वाटर मिल जाएगा निकलना, ठीक है, वाटर यहाँ पर मिलता है चाहे कितनी भी डिस्टेंस पर हो। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं सब जगह, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सब जगह इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे सब जगह वाटर भरा हुआ है, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर। तो जैसे यहाँ से वाटर अप्लाई करेंगे तो एक प्रेशर वेव अप्लाई होगी वाटर पे, है ना, एक प्रेशर वेव होगी जो कि यहाँ एट द इंस्टेंट पहुँच के यहाँ हमको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक हाउस से जैसे हम वाटर को अप्लाई करेंगे वैसे ही हमको वाटर, भले ही वाटर ऑफ है, वाटर का सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन उस पाइप में अगर भरा हुआ है पहले से वाटर और हम एक वहाँ से वाटर सोर्स स्टार्ट कर दें, जिसको ओपन कर दें, तो क्या होगा, एक प्रेशर वेव स्टार्ट होगी और वो प्रेशर वेव क्या करेगी, वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एट द इंस्टेंट टाइम हमको पहुंचा देगी। तो सब जगह इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो चार्ज इंस्टेंटली फ्लो कर जाता है, ठीक है बात। तो ये रहता है प्रोसेस इस तरीके से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट एज इट इज़ वेरी स्मॉल, जबकि बहुत कम है ये, ठीक है, बहुत छोटी सी है, बहुत ही जल्दी जीरो हो जाती है ना, इंक्रीज होती है, एक्सीलरेशन मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन जीरो हो जाती है, फिर से फ्रेश स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन, है ना, थर्मल वेलोसिटी से फिर से फ्रेश स्टार्ट कर देता है और फिर से ड्रिफ्ट करता है, फिर कहीं टकराता है, फिर फ्रेश स्टार्ट करता है, फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो, और ये इस तरीके से एक लार्ज इम्पल्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी वायर्स में, किसी वायर्स में हम इनका जो डायरेक्शन है ड्रिफ्टिंग की एक ही डायरेक्शन में लेके चलते हैं, और जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बात। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, वो देख लेते हैं अब, ठीक है बात। तो इतना क्लियर हो गया होगा। मेजरिंग के लिए हमें क्या करना है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, ओके। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब निकाल लेते हैं। तो एक साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। इसको यहां से थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेता हूं इस पार्ट को, ये तो समझ में आ ही क्या होगा आपके। चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसे। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी हमने देखा कि सपोज कर लिया कि यहाँ पे अब केवल रैंडम मोशन को नहीं दिखा रहे, केवल हम ड्रिफ्टिंग को दिखाएंगे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का उसी को दिखाएंगे बस यहाँ पर हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ पर उसने कहीं कोलाइड किया और फ्रेश स्टार्ट किया, उसने फ्रेश स्टार्ट किया, रैंडम मोशन स्टार्ट किया विथ थर्मल स्पीड या फिर थर्मल वेलोसिटी, और वो फ्रेश स्टार्ट करके उसने इतना ड्रिफ्ट किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक उसका ड्रिफ्ट हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बात। फिर यहाँ वो कहीं टकरा गया, यहाँ से फिर से उसने स्टार्ट किया, फ्रेश स्टार्ट करने के बाद वो यहाँ कहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाइड है, तो उसका जो मोशन है फिर से कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होगा ही, लेकिन मान सकते हैं यहाँ से और फ्रेश करके वो यहाँ पहुँच गया, बी टू सी। हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में जाए यहाँ कहीं, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो, थोड़ा नीचे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, कहीं हो सकता है, लेकिन हम फ्रेश बात कर रहे हैं कि यहाँ से ए से लेके बी तक उसने डिस्प्लेस किया है किसी एक इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इस रीजन में रही है ए टू बी। तो ए टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, है ना। अब इसी रीजन में ए टू बी इतने टाइम वो रिलैक्स रहा, फ्री रहा, जितना वो उसने ड्रिफ्ट किया, ठीक है। तो कोलाइड करने से पहले जितने टाइम वो रिलैक्स रहा, ठीक है, उस टाइम को हम यहां कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जितने टाइम वो टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम इन विच
इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यहां से यहां तक दो सक्सेसिव कोलिजन्स थे, लगातार के दो कंटिन्यूस कोलिजन्स थे, उनमें उन दोनों के बीच जितने टाइम वो रिलैक्स रहा इलेक्ट्रॉन, उनका एवरेज टाइम निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो होगा हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम की हम बात कर लेते हैं यहां पर। रिलैक्सेशन टाइम तो ये होता है द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions in which electron remains remain रिलैक्स। ठीक है, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है वो रहता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसने मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड था। ठीक है, और ए इसका एक्सीलरेशन था, ए एक्सीलरेशन से। तो जितने टाइम ये फ्री रहेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इतने टाइम फ्री रहा, ए डैश टू बी डैश, ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसका थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्री रहा, कोई इलेक्ट्रॉन कम टाइम फ्री रहा होगा इन ड्रिफ्ट टाइम में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, एक हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि सभी की अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी कि जब फ्रेश स्टार्ट करेगा तो जीरो से स्टार्ट होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लगातार इंक्रीज करेगी जब तक उसका कोलिजन नहीं हो जाता किसी नेक्स्ट एटम से या किसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव आयन लैटिस से या किसी से भी उसका इंट्रैक्शन नहीं हो जाता। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये अलग अलग होगी डिस्टेंस, या फिर कहें रिलैक्सेशन टाइम भी सभी के लिए अलग अलग होगा। तो सभी का एक एवरेज अगर टाइम अगर हम लें वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम को हम यहाँ पर जो डिनोट करेंगे वो होगा टो से। ठीक है, तो जो टॉर्क पढ़ा था हमने उसके लिए जो बनाते हैं सिंबल वही रहेगा इसके लिए टो। टो से हम इसको डिनोट करेंगे टो एवरेज। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा, तो हम इसको लिखेंगे टो एवरेज को कुछ इस तरीके से, टो 1, टो 2, टो 3 प्लस डैश 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 टो एन। तो ये एवरेज टाइम हम लेंगे। तो ये एवरेज टाइम जो होता है रिलैक्स, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, तो इस रीजन को कह सकते हैं हम टो 1, यहाँ टो 2, इतने टाइम ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फिर कोलाइड कर गया, ये कोलिजन का पॉइंट है ना, एक न्यू इलेक्ट्रॉन या फिर न्यू एंटिटीज मिल गई उसको, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं 2। ठीक है, 2 यहाँ पे, यहाँ से भी स्टार्ट किया था उसने, यहाँ से भी स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी इसको 2 कोलिजन मिल गया है ना। तो जितने टाइम वो रिलैक्स रहा, तो ये इसे हटा देते हैं यहाँ से, ए टू बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने टाइम, एक कोलिजन यहाँ का ले लिया हमने, यहाँ से फ्रेश स्टार्ट किया उसने, यहाँ फिर कोलाइड कर गया, ए डबल डैश टू बी डबल डैश लेके चलते हैं। ओके, यहाँ का टो 3, तो ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन के लिए टो n कर दिया हमने, और सभी का एवरेज टाइम ले लिया हमने, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ठीक है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक्सीलरेशन है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, और उसकी वेलोसिटी है हमारे पास वी डी। ठीक है, जो कि हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, बट ये स्टार्ट फ्रेश किससे करता है कोलिजन के बाद, रैंडम वेलोसिटी से, है ना। कोलिजन के बाद तो जो रैंडम वेलोसिटी है उसकी, जो रैंडम मोशन है उसका, जो थर्मल वेलोसिटी है, जो उसकी थर्मल स्पीड है ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, स्टार्ट उसी से करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रैंडम मोशन में रहता है हर वक्त, ड्रिफ्ट करेगा बस ओनली किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, केवल ड्रिफ्ट करना। ठीक है, जो फ्रेश स्टार्ट करेगा वो किसी से स्टार्ट करेगा, थर्मल वेलोसिटी से। इसे आप याद रखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश बाय थर्मल वेलोसिटी, जो कितनी थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बाय थर्मल वेलोसिटी आफ्टर ईच कोलिजन। ओके, आफ्टर ईच कोलिजन्स। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स
ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश बाय थर्मल वेलोसिटी, अपनी थर्मल वेलोसिटी से ही स्टार्ट करते हैं। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं हैंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज थर्मल वेलोसिटी। सभी की जो इनिशियल स्पीड होगी वो हमें क्या लेनी होगी, थर्मल वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे यहां पर। तो v हमको पता करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी a पर जो स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, b उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इनिशियली स्टार्ट किससे करेगा, वो थर्मल वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि फ्रेश मोशन तो उसका थर्मल वेलोसिटी से ही होना है। ए एक्सीलरेशन है, टी जो टाइम है वो हमारा एवरेज टाइम रहेगा, जो तो एवरेज है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं और हम थर्मल क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ये पहले भी हम बता चुके हैं जब भी हम मेजर करेंगे, ठीक है बात। तो एवरेज वेलोसिटी ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरह nth इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, वी डी फॉर इलेक्ट्रॉन 1 इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू मीन्स थर्मल एनर्जी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी क्या रहेगी, यू थर्मल एनर्जी कह सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन 1 ut1 कह सकते हैं, प्लस ए एक्सीलरेशन जो हम पहले बात कर चुके थे वही है, कितना आया था तब वो, a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, या फिर कहें ई अपॉन एम, यही था। वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ माइनस साइन ले लेंगे, है ना। एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं पहले ही, जब यूज में आएगा तब लिख लेंगे उसको, फिलहाल लिख देते हैं एक्सीलरेशन ए ही है। और देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, सभी का एक्सीलरेशन ए ही है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए अप्लाइड है। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही फील्ड के अंडर काम कर रहे हैं, एक ही फील्ड के अंडर वो मूव कर रहे हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सीलरेशन है वो सेम रहेगा, ए रहेगा। तो जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम सभी के लिए अलग अलग, ठीक है। तो 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लेके चलते हैं, VD2। तो U T फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्मल एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन टो 2, ठीक है बात। वैसे ही nth इलेक्ट्रॉन के लिए डैश करके सभी के लिए निकालेंगे, U T फॉर nth इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, A एक्सीलरेशन एंड टो n रिलैक्सेशन टाइम फॉर nth इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम लेके चलते हैं रिलैक्सेशन टाइम के लिए, ठीक है। सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम भी होगा, लेकिन हमारा जो एवरेज टाइम है रिलैक्सेशन का, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए कंडक्टर, ठीक है। तो VDN, तो कुछ इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो VD क्या होगा, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी लिखा था हमने, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए कंडक्टर, वही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होगी, एवरेज निकालेंगे इसका, तो VD1 प्लस VD2 प्लस डैश VD nth के लिए अपॉन n, ओके। यही फॉर्मूला रहेगा, ये हमने पहले निकाल लिए, इनको पुट कर लेते हैं, अब इस इक्वेशन में रख लेते हैं सभी की वैल्यूज। तो दिस इज 1 प्लस A टो 1, ये वैल्यू, प्लस सेकेंड के लिए UT2 प्लस A टो 2 प्लस डैश ऐसे ही चलेगा, UT फॉर nth पार्टिकल प्लस A टो nth पार्टिकल अपॉन
एन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो भी थर्मल वेलोसिटीज़ हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज़ पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, स्टार्ट में बात कर चुके थे उसकी, ut1 प्लस ut2 प्लस ut3 एंड ut एंड थर्मल वेलोसिटी फॉर एन पार्टिकल अपॉन एन। ये जो एन है इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, u के नीचे लिख देते हैं, फिर बचेगा ये सब, इनको ऐड करके लिख देते हैं, प्लस ए कॉमन आ जाएगा सभी में से, और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड τn अपॉन एक n यहाँ भी होगा। ठीक है, इन सभी का एलसीएम यहाँ सिंगल था लेकिन यहाँ दोनों के नीचे लिख दिया, इनको स्प्लिट कर दिया इस पूरे पार्ट को हमने। अब देखिए ये क्या है, दिस पार्ट, दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसकी हम बात स्टार्ट में कर चुके हैं, कितनी है वो, 0 है। ठीक है, स्टार्ट में कर चुके हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नो नेट चार्ज फ्लो, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। जब आइसोलेटेड कंडक्टर होता है इट मींस कैंसिल्ड आउट हो गई थी, पहले ही बात कर ली थी हमने कि थर्मल वेलोसिटी कैंसिल्ड आउट है ना, 0, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। इट मींस थर्मल वेलोसिटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। करंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बात, नाउ एंड दिस इज व्हाट, इतना जो पार्ट है, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें हैं, इसी से हम बात कर रहे थे। हमें टाइम की ज़रूरत थी तो हमने पहले थोड़ा टाइम के बारे में बात कर लिया, रिलैक्सेशन टाइम की भी हमने पहले ही बात कर ली थी, तो इन चीज़ों की हमने पहले ही बात कर ली है। या फिर आप इसको रिवर्स लेके भी चल सकते हैं, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को डिफाइन करते जाएंगे, लेकिन हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बात, चलिए तो इनको हम यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं इन चीज़ों को, और ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम तो हो ही गया था, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, नाउ दिस इज, ये पूरी वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू 0 प्लस दिस इज a, इट इज कॉमन, एंड दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही हम कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है इसको भी अभी तो करना है ही नहीं, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ही हो गया, निकल के आया। बात हम एक ही कर लेते हैं, एक्सीलरेशन कितना है, स्मॉल ई अपॉन एम, तो ई कैपिटल ई अपॉन एम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। ई क्या है, कैपिटल ई, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उससे निकाल लेंगे उसे। ये एक्सीलरेशन की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्सीलरेशन कितना है, ई अपॉन एम इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, एवरेज। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, फिर माइनस ई इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ए को हम फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी डी इन वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू माइनस ई एंड ई अपॉन एम। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, साथ ही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो एवरेज, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ओके, सो दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेस, ये घटेगी बढ़ेगी कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, एक तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी बात कर लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम मानते हैं इसको डिपेंडेंस एट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कैसे डिपेंड करेगी। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, तो सिंपल सी बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इसमें
क्या लेके चलते हैं, टेम्परेचर का भी लेके चलते हैं एक पार्ट। टेम्परेचर देखिए, एट टेम्परेचर इंक्रीजेज एज टेम्परेचर लिख देते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर को यहां इंक्रीज करेंगे तो देखिए क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन फास्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये है ही। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम वेलोसिटी है वो फास्ट हो जाएगी। साथ ही जो एटम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, जो एटम है, जो लैटिस हैं, जो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो बहुत सारे एटम्स भी तो होते हैं इसमें, है ना। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लैटिस होते हैं, पॉजिटिवली एटम्स होते हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अब देखो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव एटम है, पॉजिटिव आयन है किसी भी कंडक्टर में, बहुत सारे हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एटम है या फिर आयन है या फिर कहें लैटिस हैं। अब ये जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका कंडक्टिंग वायर का, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो एटम है, आयन है, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इन वाइब्रेशन फॉर्म अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे आर कीप वाइब्रेशन, दे आर डूइंग वाइब्रेशन कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर देखिए, ये नॉर्मल मान लीजिए एट रूम टेम्परेचर पर ये वाइब्रेशन कर रहे हैं इस एम्पलीट्यूड का, है ना, दे आर कीप वाइब्रेशन कंटिन्यूसली, इतना एम्पलीट्यूड का ये वाइब्रेशन कर रहे हैं अपनी, ओ मान लीजिए मीन पोजीशन है ये है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा किसका, वाइब्रेशन का। पहले इतना वाइब्रेशन कर रहे थे, ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। लगातार ये सारे के सारे जितने भी एटम हैं वो ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी दे आर इन वाइब्रेशन फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूसली सारे के सारे। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर और इंक्रीज किया इस कंडक्टिंग वायर का, तो ये वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ तक आ रहा था, अगर मान लीजिए ड्रिफ्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके कोलाइड करता, ठीक है, यहाँ ही तो कोलाइड करता, क्योंकि पहले तो यहीं तक वाइब्रेट कर रहा था। मान लेते हैं कि इस रीजन में कोई भी एंटिटीज़ नहीं है, एलिमेंट्री एंटिटीज़ नहीं है, ना एटम है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना पॉजिटिव चार्ज एटम है, ना फिर आयन है, ना मॉलिक्यूल, कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है एरिया, यहाँ तक खाली है पूरा एरिया, एम्प्टी है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता, यहाँ आके हिट करता, तो ये रिलैक्सेशन टाइम कितना होता, यहाँ से लेके यहाँ तक होता, ए से लेके बी तक होता रिलैक्सेशन टाइम इस कंडीशन में। तो जो τ1 है वो क्या है, बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन कब, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर लो था या रूम टेम्परेचर था। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अब ये जो यहाँ तक इस एम्पलीट्यूड तक वाइब्रेट कर रहा है, कौन, पॉजिटिवली चार्ज एटम या फिर आयन, पॉजिटिव आयन। तो अब देखिए अगर अब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये यहीं आके टकरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टाइम है इस पीरियड का, जो टाइम है, दिस टाइम सपोज T2 और दिस τ2 कहते हैं, तो τ2 इज लेस देन τ1, तो ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उनके रास्ते में कौन मिलेंगे, उनको बहुत सारे पॉजिटिव एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटम मिलेंगे, लैटिस मिलेंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, ठीक है, जल्दी से टकरा जाएगा। पहले लेट टकरा रहा था, देरी से टकरा था, अब जल्दी से टकरा जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज होगा। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज ऑल्सो, डिक्रीजेज ऑल्सो, ओके। तो ये क्या रहेगा इसका डिपेंडेंस, ये डिपेंडेंस हो गया इसका, क्लियर है बात। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग हमने 1 मीटर पर 1 mm पर सेकेंड या फिर 0.1 mm पर सेकेंड, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज रहती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम इसका
क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद ये हमारा फॉर्मूला रहता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बात। तो मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं वो केवल हॉप करते हैं, केवल जंप करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उनका केवल पोजीशन चेंज होता है। लेकिन कंडक्शन जो होता है, करंट जो फ्लो होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से होता है, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग से होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हॉपिंग होती है किसकी, पॉजिटिवली चार्ज एटम की, वो किस तरीके से होती है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम जो कंसीडर करके चलते हैं कुछ इस तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम है उनका मोशन अलग है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अलग है, उसको हम ऐसे समझ के चलते हैं। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और यहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस पॉइंट से लेके, ठीक है, यहां इसने अट्रैक्ट कर लिया इस पॉजिटिवली चार्ज आयन ने इस इलेक्ट्रॉन को। अब जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अट्रैक्ट करेगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां से कैसे मूव कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास था, इसके पास था यहां पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन जब मूव करके यहां आ गया, इस आयन के पास आ गया, ये न्यूट्रलाइज हुआ, इसके पास वाला होगा जो पॉजिटिव एटम वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल हॉप कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचा, और जो पॉजिटिव चार्ज है पहले ये था पॉजिटिव चार्ज, पहले यहां था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया, इसने अट्रैक्ट किया इस इलेक्ट्रॉन को, कुछ इस तरीके से हम समझ के चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया, ये इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, पॉजिटिव एंड है ये बैटरी का, ये इधर अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहां था, अब कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव किया और पॉजिटिव चार्ज ने इस डायरेक्शन में मूव किया। तो दिस इज हॉपिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो हमने समझ ही लिया है। तो ये नहीं कहेंगे कि जो करंट है वो दोनों की वजह से फ्लो हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल हॉप कर रहा है, केवल हॉपिंग होता है उसका, ठीक है, वो जंप करता है, कूदता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो करंट का जो फ्लो है वो इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग ही लेके चलते हैं, ना कि ये कहते कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग करंट आ रहा है। जैसे पहले पढ़ चुके हैं हम, करंट, टोटल करंट जो होगा वो ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें प्लस ये नहीं होगा कि ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन, ये इसमें ऐड नहीं होगा, इसका कोई करंट नहीं होता, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। करंट का कंट्रीब्यूशन केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है केवल उसी करंट को हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है बात। तो कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जो कंडक्शन है इन मेटल्स या फिर कहें कंडक्टिंग वायर किस तरीके से होता है। जब ये करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक बार और फिर से समझ के चलते हैं इसे, ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, है ना। सिंपल सी बात, हमने क्या समझा आज कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये रैंडम मोशन कर रहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था, ठीक है। रैंडम मोशन मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ से फिर टकराया किसी इलेक्ट्रॉन या एटम से, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकरा के फिर इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ टकराया, फिर मान लीजिए यहाँ टकरा, यहाँ आ गया, है ना, और फाइनली वो यहाँ पहुँच गया, ओके। इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने रैंडम मोशन किया और फाइनली वो यहाँ आ गया। मान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, आइसोलेटेड कंडक्टर वाली सिचुएशन ये थी। फिर से समझ के चलते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ आ गया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, और सेल कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये यहां आना चाह रहा था, रैंडम मोशन करके ये यहां आया। फाइनली कैसे समझेंगे इसे हम, इलेक्ट्रॉन ने फाइनली टकराते हुए बहुत सारे कोलिजन के बाद फाइनल यहां आ गया। वो यहां आने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है ना, साथ ही ये रैंडम मोशन तो करेगा। जब देखिए रैंडम मोशन तो हमेशा करता रहेगा ये, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया हुआ है, उस टाइम पे ये रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, साथ में ड्रिफ्ट भी कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो ये यहां ना जाने की वजह थोड़ा सा और आगे तक पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। इतना ड्रिफ्ट मान लिया हमने, अगर इतना ड्रिफ्ट कर गया ये,
ठीक है। तो ये इतना ड्रिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से पहुंचेगा, इसका जो पाथ है वो बिल्कुल चेंज होके यहां पहुंचेगा, रैंडम मोशन के साथ साथ यहां और पहुंच जाएगा फिर, ठीक है। तो इतना चेंज आ जाएगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप इसे वायर को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ये दिस, यही वायर है ये, ओके, यही कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा सा मैंने इसको और जूम कर दिया, तो इसके मोशन को दिखाना चाह रहे थे। यही इलेक्ट्रॉन है, यहां से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, लेकिन रैंडम मोशन के साथ क्या करेगा फिर ये, थोड़ा सा इसका पाथ जो है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, यहां आ गया, पहले कहां आ रहा था, यहां आ रहा था, कुछ यही पाथ है, इसी पाथ को मैंने 2 बार चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये पाथ रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया था इस इलेक्ट्रॉन ने, यहां आया, फिर यहां कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये, फिर लाइक दिस, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, पहले कहाँ आना चाह रहा था, पहले इसके जस्ट बराबर में यहां आना चाह रहा था, लेकिन अब यहां ना आके यहां पहुंच गया, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है इस डायरेक्शन में, तो यहां दोनों ही मोशन है उसके, रैंडम मोशन भी है, साथ में ड्रिफ्टिंग भी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होता तो वो यहां पहुंचता, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया है हमने, तो यहां ना पहुंचने की वजह वो यहां आ गया। इसी पाथ को हमने फिर से फॉलो कराया, तो इस पाथ में क्या है, रैंडम मोशन, थर्मल वेलोसिटी भी है प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, लेकिन इस पाथ में केवल थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है बात। इस पाथ में क्यों है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ये तब का है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था, और ये पाथ कब का है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, यही इलेक्ट्रॉन का पाथ है। तो साथ में ये ड्रिफ्टिंग को हमने कुछ इस तरीके से ये समझा है, ठीक है बात। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है करंट के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल होती है करंट के फ्लो के लिए। सो दिस इज द कंडक्शन इन मेटल्स, या फिर कंडक्शन इन कंडक्टर, या फिर कंडक्शन इन कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है करंट का फ्लो करने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।